इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद डील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा। आज तुरफा तमाशा के एपिसोड 91। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान के मजमूई तौर पे हालात अगर हम देखें, सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पिछले एक वीक से 10 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। फिर साथ साथ चेयरमैन पीटीआई और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए। उसमें अच्छी चीज़ ये हम अखज़ कर सकते हैं कि जो नई मिलिट्री लीडरशिप आई है उससे वो बहुत मज़बूत तवक्कुआत रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने जो लास्ट प्रोग्राम में हमने जब जिक्र किया था, तस्करा किया था इस चीज़ का, तो खान साहब ने असेंबली तहलील करने का कहा था। वो दिसंबर के आखिर तक जो है वो असेंबली तहलील करने की का सोच रहे हैं। उन्होंने बैन किया हुआ है और दिसंबर के अंदर ही वही चीज़ वैसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का पाबंद होगा कि उनको 3 महीने में इलेक्शन कराने होंगे। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही हैं कि मार्च में रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, माह मुबारक। तो उससे पहले पहले वो चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन इसमें अगर वो देर करेंगे तो उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। साथ साथ ये इलेक्शंस ना होना मुल्क के मफाद में कितना हक पे है और कितना ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होगा। ये चीज़ें हमें आज पूछनी है सलमान भाई से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो माशी एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ हुआ है और चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि अब जो है वो देर हो रही है बहुत ज़्यादा चीज़ों में। और अगर हमने सही से एक्शंस ना लिए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल पर सलमान भाई से भी तज्ज़िया लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो इनका सब्जेक्ट भी है। इस सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट हैं, इकोनॉमी उनका सब्जेक्ट है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि सलमान भाई, क्या वाकई इट इज़ गेटिंग लेट नाउ? इंडीड इट इज़ गेटिंग लेट अमर, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जैसे कहा कि हम पहले भी इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमारे यहाँ जो है ना इस चीज़ को काउंट नहीं करते कि जो एवरी सिंगल डे है ना उसके साथ साथ हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और ख़ासतौर पर माशी अगर एतबार से बात करें तो आप शुमारियात देखें कि हम नीचे से नीचे चले जा रहे हैं और किसी को भी इस चीज़ का इदराक नहीं है। और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको तो बिल्कुल भी इसका इदराक नहीं होगा, क्योंकि इनको तो लाया ही गया था। जो इनको लाए थे उनको भी इसका इदराक नहीं है। अगर कोई गम खाया जा रहा है तो वो इमरान खान साहब को खाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आज आपने टॉपिक भी रखा है, आपने बताया होगा, हमने गालिब का ये शेर आपको कोट किया है कि माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होते तक। तो कहने का मतलब है कि भाई ठीक है, मान लिया आप कर दोगे, लेकिन कब करोगे? खाक हो जाएंगे जब तक तो सब, जिस तरफ हम जा रहे हैं हम सब तो खाक हो जाएंगे। मतलब जो हालात चले जाएंगे। और खुदा न खास्ता अगर हम अपनी पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर गए, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, तो होगा क्या? हम बेल आउट पैकेज लेंगे, फिर आईएमएफ खड़ा होगा, फिर वही वर्ल्ड बैंक खड़ा होगा और फिर मजीद हमें खतरनाक कंडीशंस पे वो फिर कर्जे देने के लिए खड़े होंगे। दोस्त ममालिक के सामने फिर हम भीख मांग रहे होंगे। उस वक्त हमारी क्या कंडीशन होगी? और वो जो कंडीशनैलिटी लगाएंगे उसमें आप फिर देखेंगे कि फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपकी पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो किसी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कहते आए हैं बात कि सबसे पहले जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। और फॉरेन पॉलिसी का मतलब है अब की दफ़ा, और ये सबका इस बात का, इस खदशे का इजहार आप कर चुके हैं, क्योंकि आपके डिफ़ॉल्ट इस कदर बड़ा सामने आ रहा है। तो वो कम से कम आपको ये बोलेंगे इशारतन, अगर आपको पहले से अगर नहीं समझ में आ रही तो हम बता देते हैं आपको साफ अल्फाजों में कि अब की दफ़ा वो कहेंगे कि अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोल बैक करें आप। और आपके पास अभी कुछ बचा नहीं है उनको अल्लूर करने के लिए, उनको देने के लिए अब आपको कुछ बचा नहीं है। तो वो अब जो आपसे सीधा सीधा साफ अल्फाजों में वो मांगने वाले हैं
वो आपका कहने वाले हैं कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोल बैक करें। उसका मतलब ये है कि आपके दांत तोड़ देंगे। आपके जब दांत टूट जाएंगे तो उसके बाद आपको पता है कि आपके दुश्मन चारों तरफ जो है वो रेडी हैं। और अगर कोई आपके पास कोई चीज़ है डेटरेंस के लिए, जो आपने कोई वेपन रखा हुआ है डेटरेंस के लिए, अगर वही आपसे ले लिया जाए और इस तरीके से ले लिया जाए, बड़ी पॉलिसी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ, डिफॉल्ट करवाने के करीब ले जाके और ये सब कुछ करके, अगर तो फिर आप खुद सोच लें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको अभी इदराक है, हमारी हमारी लीडरशिप को इदराक है, तो अभी रोकना होगा इस सबको। और अभी का मतलब ये है कि ये जो इलेक्शन इमरान खान साहब बार बार बोल रहे हैं कि आप करा दो करा दो, और अगर इसको डिले करके वहां तक आज देखें, अगर इसी जमीन में बात करें, आज क्या बोला है स्पीकर ने, उन्होंने कहा है कि आप वापस आ जाएं असेंबली में। देखें, एक के बाद एक शोशा छोड़ते जाएंगे और आपका टाइम बाय करते जाएंगे। अहमर, हम ये पहले से आपको बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब को हमने बहुत पहले बात, हमने इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब को जल्दी करनी चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी चाहिए। जितना भी वो हुज्जत तमाम करने के लिए जाएंगे, होगा ये कि वो एक से एक पेचीदा मसले में घिरते चले जाएंगे। आपने पीछे देखा गिरफ्तारियां हुई, आपने देखा गोलियां चल गई, आपने देखा सब चीज़ों ने कोई ना कोई टाइम बाय किया। 15 दिन, 20 दिन, किसी ने महीना, लॉन्ग मार्च कहाँ गया, हवा हो गया। सब चीज़ें जो है आपको नजर आ रही हैं कि सब, अब उन्होंने 20 तारीख दी है इमरान खान साहब ने, जो कि हमने फवाद चौधरी साहब ने भी बताया कि भाई 20 तारीख आखिरी है उसके बाद। अच्छा, उसमें अब क्या है, अब देखिए, अब आपने तहलील करने की बात करी तो परवेज इलाही साहब का सुनने में आ रहा है कि वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये इस तरह के ब्लैक मेलिंग वाले जो एलिमेंट है ना, जो ब्लैक मेलिंग के लिए बिठाए जाते हैं आपके साथ डेलिबरेटली, जो इशारे कहीं और से लेते हैं, हुक्म कहीं और से लेते हैं। देखें, इनका टेस्ट ले लें एक दफा, खत्म। अहमर, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर किसी बंदे को आपको टेस्ट करना हो तो आप टेस्ट बड़ा आराम से ले सकते हैं। इनको बस आप हुक्म दें, वो कह रहे हैं ना कि मैं तो एक इशारे का बस इंतजार कर रहा हूँ। आप इनको हुक्म देंगे, असम्बलियां तहलील करें, खत्म। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे परवेज इलाही ने ये कहा है कि थोड़ा सा इसमें आगे चल चल के कर लें, आगे चल के कर लें। भाई क्यों? मैं आपको बताऊं डिले से हो क्या रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को तो नुकसान हो रहा है, ये बात तो श्योर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फायदा किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है? आज आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ के बेटे थे, सुलेमान शहबाज, जो कि मफरूर थे, वो अचानक आज आ जाते हैं और उनको जो है वो बेल भी मिल गई है। वो मफरूर थे, उनको आज बेल भी मिल गई है और वो आ गए। एक एक करके आपका ये जो NRO 2 हुआ है, इसके आपको ये चीजें अनफोल्ड होते हुए आपको नजर आ रही है, एक एक करके अनफोल्ड होते नजर आ रही है कि क्या क्या डिसाइड हुआ है इसमें, किस किस को जो है वो आपने रिलीफ देना है, क्या क्या पैकेजेस दिए गए हैं, कितने केसेस माफ हुए। और आइडिया ये है कि जब तक ये NRO 2 कंप्लीट नहीं हो जाता, इलेक्शन में ना जाया जाए, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन में आप जाएंगे तो इनका ये NRO और इनको जो रिलीफ मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो टोला है, ये माफिया जो है, ये जो बैठा हुआ है PDM के नाम से, ये कोशिश करेगा कि NRO 2 की इनकी जितनी भी चीजें इनसे प्रॉमिस हुई हैं वो ये पूरी कर लें, उसमें ये टाइम बाय करें, इमरान खान साहब को बेवकूफ बनाए। अब बोल रहे हैं कि अब असेंबली में वापस आ जाओ। अब देखें, पूरी एक जो है वो मीडिया का, इनका जो इनके जो पपेट्स हैं, मीडिया के जो लिफाफी हैं, वो एक कैंपेन शुरू कर देंगे। हाँ ना, देखें जी, डेमोक्रेसी में तो जी पार्लियामेंट में डिसाइड होना चाहिए मामला। आप देखेंगे ये पूरा एक प्रेशर, ये एक साथ हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि एक साथ ये शुरू होते हैं और ये पैटर्न के तौर पे ये शुरू होते हैं साथ साथ। तो हम इस अल्फाज भी तब्दील नहीं करते, वो एक ही स्क्रिप्ट को जो है वो रिट्वीट कर रहे होते हैं, एक ही पोस्ट को जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं। इनका इंटेलेक्ट लेवल जो है बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, क्या आप क्या आप अब बता रहे हो कि आपके साथ इदारे, मैं आप और मैं बैठ के लिस्ट बना दें कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? आप और मैं अगर 1 घंटा बैठे तो लिस्ट बन जाएगी जर्नलिस्टों की कि भाई कौन कौन पाकिस्तान के खिलाफ तवातुर से एक पैटर्न पे बोलता आ रहा है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है हमार? इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के लिए, वेलफेयर के लिए जो लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन काम कर रहा है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म पे कौन बदनाम कर रहा है, और ये सब जगहसाई क्यों हो रही है। और फिर वही बात हम बार बार रीट्रेट करते आए हैं ये बात कि देख, एक बात आप समझिए, ये पिछले जो 8-9 महीने है ना, पाकिस्तान ने क्या क्या मिस कर दिया है इंटरनेशनल और ग्लोबल स्टेजेस पे। जो ये मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या क्या मिस कर दिया है, किस चक्कर में? कि इंटरनल इनफाइटिंग हो रही है, पॉलिटिकल इनफाइटिंग और पॉलिटिकल बिकरिंग की वजह से पाकिस्तान ने ये सारा जो चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, वो मिस कर दिया। उसमें कोई पाकिस्तान ने पार्ट नहीं जो है अदा किया है, और पाकिस्तान अपना ही अंदर उलझा हुआ है, और अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब, देखें, एक स्ट्रेटजी तो सही है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं कि बार बार फैक्ट्स एंड फिगर्स को रीट्रेट करते हैं। आज भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी हो तो वो वही रीट्रेट कर रहे हैं कि देखें कैसे हुआ, ये माफिया कैसे काम करता है, ये इन्होंने कैसे रिलीफ। बहुत अच्छी बात है,
अवाम की याददाश्त कमज़ोर है, आप और मैं भी ये बात मानते हैं, अवाम की याददाश्त कमज़ोर है, उनको बार बार याद दहानी की ज़रूरत ऐसे पड़ती है। दैट्स इट। हैविंग सेड दैट, इसको एक्साइट करें एक मिनट, ये बिल्कुल सच्ची बात। दूसरी तरफ सिर्फ रीट्रेट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दोहराने से नहीं चलेगा। अगला जो आपका साथ चीज चलेगी पैरेलल, वो है एक्शन। एक्शन क्या है इसमें? ठीक है, ये बातें अवाम को दोहरा दी गई, हमें भी पता था, फिर दोहराई जाए। एक्शन क्या है? और असेंबलियां तहलील कर, जब दोनों असेंबलियां आपके हाथ में है, पंजाब और केपी के, तो उसमें तहलील करने में क्या कदगन आ रही है, बीच में क्या चीज रोक रही है, क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। और अगर परवेज इलाही साहब आ रहे हैं तो उनका टेस्ट ले लिया जाए। दिस इज अ हाई टाइम टू टेस्ट हिम सीरियसली। उनको टेस्ट करो कि भाई आपको ये डेट है, आपने करना है। परवेज इलाही को भी ये बात पता है कि अगर वो इमरान खान से आगे गए इस दफा, तो उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी पंजाब में। दिस इज द लास्ट टाइम फॉर हिम एज वेल। ऐसे ही डू और डाई सिचुएशन है। इसीलिए उनके बेटे मोनस इलाही ये सब कुछ देखते भालते हुए वो बार बार इंटरवीन करते हैं, अपने अब्बा को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं जाएं, आप नहीं जाएं, आप जहां से इशारे ले रहे हैं ये टेम्पररी लोग हैं, ये 3 साल बाद चले जाते हैं। और अब के तो इमरान खान साहब ने आपको पता है कि ये बात का इजहार ही कर दिया कि मुझसे मिस्टेक हुई, कि मेरे को जो है वो अगले 3 साल के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर अगर एज्यूम कर लिया जाए कि इमरान खान साहब आ रहे हैं अगली दफा, तो इमरान खान साहब इस वाले आर्मी चीफ को तो अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं देने वाले। ये तो बात सबको समझ में आ गई है ना बात, ये तो बात सब समझ में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो टेम्पररी, तो मोनस इलाही भी बीच में पड़े हुए हैं, समझा रहे हैं। इस दफा मेरे ख्याल में लगता है इमरान खान साहब को 20 तारीख जो दी है इस पर स्ट्रिक्ट है, जो कि करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और परवेज इलाही को भी टेस्ट कर लें एक दफा कि ये वाकई किस तरफ है बंदा, ये राइट है लेफ्ट है, ये किधर है बंदा, कहीं वो तो नहीं है कि थाली का बैगन तो नहीं है कहीं लुढ़क जाएगा, तो किसी को पता तो नहीं है। तो टेस्ट कर लें। देखिए कुछ लोगों को आपको टेस्ट करना पड़ेगा लॉयल्टी पे अमर, ऐसा तो नहीं होगा कि आप खामोशी से चलाते रहें कि हाँ भाई एक बंदा भरम में एक बात चलती रहे, ठीक है, पर्दापोशी होती रहे। पर्दापोशी का टाइम नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, एक एक दिन पाकिस्तान पे भारी गुजर रहा है। वी आर अबाउट टू डिफॉल्ट अमर। अपनी फॉरेन पेमेंट पे अगर डिफॉल्ट हो गए तो जो एफडीआई आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी भी है, वो भी नहीं आएगी। ये बात आप आज अभी इमरान खान साहब की आप बात सुने, वही बात कर रहे हैं जो हम करते हैं। कोई नहीं आएगा आपके यहाँ, जितना करिस्मेटिक लीडरशिप आप ले आए उसके बाद, क्योंकि एक दफा आप डिफॉल्ट कर जाते हैं उसके बाद तो फिर बेल आउट के लिए लोग आएंगे, आईएमएफ फौरन आ जाएगा। उसको तो ऐसा मौका चाहिए होता है जब आप बिल्कुल वीकेस्ट कंडीशन में हो और आके उसके आपके ऊपर वो कंडीशन दे, और उसके पीछे आपको पता है आईएमएफ को कौन चलाता है। ठीक है ना? आपने एफएटीएफ पे भी स्मार्ट अगर डिप्लोमेसी की होती, एफएटीएफ वाले मामले पे स्मार्ट डिप्लोमेसी की होती और अमेरिका से कुछ काम करवा लिए होते जब अब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था। मैं आपको याद दिलाऊं, जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था उस वक्त उसको वहां पर ब्लैकमेल करके अगर आप एफएटीएफ पे मामला निकलवा ले थे अपने, तो बहुत अच्छा होता। आपने वहां पर भी उसको जाने दिया। जियोपॉलिटिक्स में तो आपको पता है नेशनल इंटरेस्ट पहले होता है, आपको अपना मफाद देख। जी जी जी, ये पर्सनल मामला तो है नहीं, ये तो जियोपॉलिटिक्स है, इसमें आपको इंटरेस्ट देखना है अपना। अगर आप अफगानिस्तान वाले मामले पे एफएटीएफ वाला मामला हल करवा लेते, जो कि बहुत बहुत पॉसिबल था, अमेरिका की सिर्फ आंखें दिखाने की देर थी। एफएटीएफ क्या चीज है? तो हम तो पहले आपको बोल रहे थे कि एफएटीएफ तो एक इन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का टूल बनाया हुआ, जिस तरीके से बाकी टूल भी बनाए हुए इन्होंने। वेस्ट को आप समझे, देखिए हमारे यहाँ जो ये जो येलो जर्नलिस्ट है ना, जो हमारे यहाँ ये लिफाफी बैठे हुए, इनको पता ही नहीं है कि वेस्ट में काम होता कैसे, लॉबिंग फर्म्स क्या होती हैं, कॉर्पोरेट मीडिया किस चीज का नाम है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पता। अब देखें यही कॉर्पोरेट मीडिया, कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरा कॉर्पोरेट मीडिया वेस्ट का उसको मलाइन करने में लगा हुआ है कि भाई देखें जी अल्कोहल की इजाजत नहीं दे रहे, देखें जी एलजीबीटी को सरेआम प्रचार करने की इजाजत नहीं है। भाई जो मर्जी इन्होंने कर लिया, कतर ने नहीं दी इजाजत। इन्होंने क्या क्या कहानियां निकाल के नहीं लिया है कि कतर में देखें जी, कतर को बनाने में जो मजदूर मरे हैं उनकी आदाद और शुमार निकाल के लिया है। इनको कोई ये बोले कि जब व्हाइट हाउस बन रहा था, जब अमेरिका में जो अफ्रीकन, जो आप अब अफ्रीकन अमेरिकन कहलाते हैं, वो अफ्रीका से जहाज भर भर के जो गुलाम लेके आते थे और उनसे ही इन्होंने स्टैब्लिश करवाया सारा सब कुछ, उनके बारे में कोई आदत शुमार है कि नहीं है? बिल्कुल है, उनके बारे में भी आदत शुमार। कोई बताने वाला है नहीं है ना? तो आप ये ना खेलें, ये हिपोक्रेटिकल होके ना खेलें कि जब बात आई किसी मुस्लिम कंट्री को अल्लाह अल्लाह करके कोई होस्टिंग मिली किसी बड़े इवेंट की, तो आपने फौरन जो है ना, देखिए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं आप और मैं ये 2 साल से इस प्रोग्राम में रिट्रेट कर रहे हैं इस बात को, ये आप समझिए बात को। वेस्ट कभी भी नहीं चाहेगा आप उसके बराबर में आके
सामने बैठ के उसके साथ टेबल पे बात करें, आंखों में आंखें डाल के। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, क्या था, यही था ना, उन्होंने मना कर दिया। और बेस्ट ने क्या किया फिर उसके साथ, आपको भी पता ही है, पिछले 9 महीने की रुदात दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है ये पाकिस्तान से कोई बंदा खड़ा होकर हमें आके दिखाएगा, हमारे सामने इक्वल बुनियादों पे बात करेगा। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला भाई मैं दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन मैं इक्वल बुनियादों पे रखूंगा मामला। यही बात करी थी ना, दुश्मनी तो की बात ही नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने कैसे इसने मना कर दिया हमारी बात को। हमारे सबसर्विएंट रहने चाहिए ये लोग, समझ रहे हैं, हमारे सबसर्विएंट रहने चाहिए, इससे ऊपर नहीं आने चाहिए। ये जो एरोगेंस है ना वेस्ट का, आपको बात समझने की जरूरत है, इसको वो कभी नहीं करेंगे। कतर ने 12 से 15 बिलियन में अच्छा वर्ल्ड कप आप करा सकते हैं, ठीक है। कतर ने उसकी जगह 220 बिलियन हैमर लगाया है, 220 सारे वर्ल्ड बिलियन। कप में कंबाइंड जो खर्चा हुआ है उससे भी ज्यादा है बहुत। अगला जहां भी वर्ल्ड कप होना है उसके लिए तो उसने बार इतना हाई सेट कर दिया है कि उसको तो बेचारे को मसला ही हो जाना है उस मुल्क को, क्योंकि इतना तो वो कोई खर्च नहीं कर सकता 220 बिलियन। और मुझे पता है कि अगला वाला भी 220 नहीं खर्च करेगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई जो ग्राउंड बने हुए बस उन्हीं को थोड़ा सा रेनोवेट करके चला दो, ये तो इन्होंने तो 8 के 8 नए स्टेडियम बना दिए, ये तो क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा तो नहीं, हम तो नहीं कर सकते ये बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, और आपको पता है 220 बिलियन हमारा पूरा कर्जा कितना है, हमारा मैं जरा जोड़ लाऊं बात को, कितना है हमारा टोटल कर्जा, 130 बिलियन, बताइए। 130। और कतर ने सिर्फ वर्ल्ड कप कराने के लिए 220 बिलियन खर्च कर दिया। यानी मैं सिर्फ आपको इशारतन ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके अपने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हों, अगर कोई आप बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज लाना चाहें उनसे, तो आप बड़े आराम से बहुत सारी एफडीआई सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप में ऐसा कोई करिज्मेटिक लीडर मौजूद है जिसके पास स्ट्रेटजी भी हो, जिसके पास लॉन्ग टर्म प्लान भी हो, जो ये सब कुछ कर सके? ये है सवाल। और हम जिस दौर में दाखिल हो गए ना अहमद, इमरान खान साहब आए या ना आए, आपको एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत तो पड़ चुकी है। अब आप ये मान लें बात, इमरान खान साहब आए ना आए, इलेक्शन हो ना हो, इकोनॉमिक इमरजेंसी का टाइम आ चुका है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट। अगर हमने कुछ नहीं करा, अनटिल अनलेस कि हम कोई ड्रास्टिक मेजर नहीं लेते, तो हम जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल में सवाल भी आया आज, ले लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, डॉक्टर मुजीब आलम साहब हैं, हमारा प्रोग्राम फॉलो करते हैं, बहुत ज़बरदस्त होमियो के जो है डॉक्टर हैं। कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी मईशत कैसे सही होगी जो कि बिल्कुल दवाई के दहाने पर है। जी 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 मुजीब साहब, बिल्कुल बस वही बात डिस्कस कर रहे थे, हम उसी तरफ आ रहे थे। पहले आपसे थोड़े से आदाद शुमार हम शेयर कर लेते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कहाँ, हम हैं कहाँ पर, और फिर हम आपको उसका हल भी बताते हैं। वैसे हम बताते आए हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन डेट की बात करें जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर टोटल जो कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे हैं, वो हैं 130 बिलियन के, यानी 130 अरब के हमारे पे कर्जे हैं। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा बुरी खबर है वो ये है कि उन 130 में से आउट ऑफ 130 बिलियन, 73 बिलियन अगले 3 साल में ड्यू होने जा रहे हैं, जो कि लॉइंस शेयर कह लें आप, टोटल जितने भी कर्जे हैं उनका एक लॉइंस शेयर है। और डेफिसिट जो रहेगा अगले 3 साल तक, वो मिनिमम जो है वो 20 से 30 बिलियन के दरमियान होगा, ठीक है। जो अगर मैं मोटी मोटी बात आपको बताऊं तो कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो गैप है, बेसिकली जो मोटा मोटा वो ये होगा जो आपको पूरा करना है। एफडीआई अगर आती भी है तो 5 से 10 बिलियन के करीब आएगी, जो कि कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप गैप की बात करें, अगर 20 बिलियन भी लेके चलते हैं डेफिसिट, तो उसको भरपाई करने के लिए आपको कम से कम 20 बिलियन का कहीं से आपको या तो कर्जे लेने पड़ेंगे, या एफडीआई लानी पड़ेगी, या कुछ और चीज़ लानी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा इन्फ्लेशन आपकी जो है वो हम बात कर चुके हैं पहले इस प्रोग्राम में, हाइपर इन्फ्लेशन पे हैं आप। 25, 30, 35, 40 मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप एवरेज भी निकाल लें तो 25 से कम इन्फ्लेशन नहीं है, और आप हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। बल्कि आप आगे जाके यही जो है स्टेगफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे बोलते हैं स्टेगफ्लेशन टेक्निकली, जिसमें इन्फ्लेशन भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल जाती है, यानी और सिवियर हो जाएंगे एक तरह से। तो शबरजादी साहब के मुताबिक फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत है अर्जेंटली। देखिए, ये हम कोई भी नहीं बोल रहा, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को उठा लें पाकिस्तान में। हमने ये आदाद शुमार इसलिए बताया आपको कि मोटे मोटे फिगर्स पता लग जाए अपनी आवाम को, ताकि उनको पता लगे कि अब इसका हल क्या है। जैसे डॉक्टर मुजीब साहब ने पूछा, और अहमर हमने भी इसी हल पे, बेसिकली हम इस प्रोग्राम में हमेशा हल पे बात करते हैं। प्रोग्राम में प्रॉब्लम बताने का मकसद ये होता है कि पहले प्रॉब्लम को फोकस किया जाए कि प्रॉब्लम है क्या चीज़,
यानी आपको प्रॉब्लम को समझना भी आधा सोल्यूशन होता है बेसिकली, कि अच्छी तरह इसको समझा जाए कि ये है क्या। उसके बाद सोल्यूशन जो है वो देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे सारे प्रोग्रामों में लोग बयान कर रहे होते हैं, लेकिन हल कोई नहीं बता रहा होता। हम आपको हल बताते हैं, हल हम और भी प्रोग्रामों में बता चुके हैं, कुछ चीज़ हम आपको रिट्रेट करेंगे, कुछ चीज़ आपको नहीं बताएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको, ये जो बिल्कुल आप डिफॉल्ट होने वाले हैं 3 साल में, आपको 73 बिलियन देने, 73 बिलियन आपको देंगे कैसे? देखें, सबसे बड़ी बात है, देखें मोटा मोटा हिसाब है, जैसे घर का हिसाब होता है, सीधा सीधा। आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर फर्क आ रहा है 20 से 30 बिलियन का, तो वो डेफिसिट या तो आप कर्जा देकर अदा करेंगे, और मैं जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं रेमिटेंसेज भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, रेमिटेंसेज भी आप ले रहे हैं, जो कि एक बड़ा चंक है, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी खून पसीने की कमाई का जो है वो भेजते हैं हमें, और उससे फिर जो है वो मुल्क जो है वो उस पर रहता है। देखिए सारा गेम क्या है, पहले आप ये समझिए कि डॉलर की इनफ्लो और आउटफ्लो पे आप बात करें कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो मुल्क में डॉलर का इनफ्लो होता है, इंपोर्ट आप करते हैं तो आउटफ्लो होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, रेमिटेंस क्या है? उसमें आपको बेचने की कोई जरूरत नहीं होती, ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे अपने खून पसीने की कमाई वहां कमा के वहां पर सब कुछ बेचारे करके और यहाँ भेज देते हैं, ताकि आपको ये ठीक हो गया। अब सारी गेम जब घूम रही है डॉलर की इनफ्लो और आउटफ्लो पे, तो एक तो तरीका है कि कन्वेंशनल तरीका और ट्रेडिशनल तरीका जो हम करते हैं कि यार देखें एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम बचपन से सुन रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, लेकिन वो नहीं बढ़ रही, और शॉर्ट टर्म में वो बढ़ेगी भी नहीं है हमारा, ठीक है। आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, और उसमें भी वो 3 से 5 साल में जाके एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होंगी, उस मुकाम पे पहुंचना शुरू होगी जहां पे आपको वो मदद कर सकेगी। अच्छा, फिर ये बात होती है, अच्छा दूसरी साइड देखते हैं, इंपोर्ट की साइड, इंपोर्ट को एकदम कम कर देते हैं। अगर आप इंपोर्ट को कम करने पे आते हैं तो आपका मेजर जो बिल है इंपोर्ट बिल, उसमें है ऑयल, ठीक है, ऑयल है और अदर जो एसेंशियल इंपोर्ट्स है, जो कि आप शॉर्ट टर्म में उसको भी कर्टेल नहीं कर सकते, वरना आपका मईशत का जो यहाँ पहिया है, जो इंडस्ट्री चल रही है वो बैठ जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, तो आप वो भी नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एक बहुत इस लिहाज से बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने ऐसी चीजें करनी होती हैं कि आपको मुश्किल फैसले करने होते हैं, कड़वे घूंट लेने होते हैं। अब आप ये बात देखें कि इंपोर्ट को भी आप शॉर्ट टर्म में नहीं छेड़ सकते, एक्सपोर्ट को आप बढ़ा नहीं सकते, एफडीआई आप, अब रह गई एफडीआई वाला पार्ट कि आप एफडीआई को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 2 तरीके एफडीआई को तो इंपोर्ट करने के लिए। पहली बात तो आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, पहला स्टेप इलेक्शन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये बात इंश्योर करें, और जैसे ही वो करिज्मेटिक लीडरशिप आए जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो अपने दोस्त ममालिक में या दुनिया में, वो फिर अट्रैक्ट करे एफडीआई, ठीक है, वो एफडीआई अट्रैक्ट करें, ठीक है जी। कर्जों की मद में ये होगा, जो 73 बिलियन आपको देने हैं अमर, उसमें आपको जो 3 साल में देने हैं, अब आपको इसको कराने पड़ेंगे रीशेड्यूल, और ये होगा। अब आप देखेंगे आने वाले महीनों सालों में ये बात आपको नजर आएगी, आपको रीशेड्यूल कराने पड़ेंगे। वो कर्जे जिन पे आपको जिस कंडीशन में आपने लिए, जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको आपने पहले अदा करना पड़ेगा, ताकि आपकी वो हाई इंटरेस्ट से जान छूटे। एक और जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है वो ये है कि आप इन इदारों से जिनसे आपने कर्जे लिए हैं, उनसे आप इनकी अदायगी मौखर करा लें, इंटायरली मौखर करा लें 2-3 साल के लिए, कि भाई हम कोई भी पेमेंट नहीं देंगे, 3 साल बाद आपको पेमेंट देंगे। उन 3 सालों में आप क्या करें, अपनी इकोनॉमी इंटरनली रिस्ट्रक्चर करें, कुछ ऐसे यूनिट इंडस्ट्री के बनाएं जिनकी आमदनी आप मुख्तस कर दें उस कर्जों को देने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मत भूलिए कि आपका जो बजट है, हम जब बजट का प्रोग्राम करते हैं, जब भी बजट होता है हम उसके बाद एक प्रोग्राम करते हैं, आपको पता ही है, उसमें हम ये अब जरूर आपको बताते हैं चार्ट से कि टोटल आपका जितना भी बजट होता है हमारा, उसका 40% अराउंड सूद की अदायगी में जाता है सिर्फ जी। यानी किसी भी मुल्क की आमदनी का अगर 40% अगर सूद की अदायगी में जा रहा है, बहुत तो अनफॉर्चुनेट। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और आपके पास जो पाया बचा है सूद देने के बाद, वो फिर 60% है, उसमें आपने सब कुछ करना है, और तभी ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो पा रहा है, ना आपकी कोई और चीजें हो पा रही हैं, एजुकेशन सेक्टर वहीं कमाई है, हेल्थ सेक्टर वहीं कमाई है, सब वहीं कमाई है, क्योंकि है ही नहीं आपके पास इन्वेस्ट, वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है आपके पास, वही मोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, और उसके ऊपर इल्ला माशाल्लाह उसके बाद फिर वो जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है साइड से। मैं प्रिसाइजली प्रॉब्लम बता रहा हूं कहां है। तो एफडीआई हल ये है कि आप एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आए, जिसको दुनिया में जिसकी साख हो, जो पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करती हो, पाकिस्तानियों का भी उस पर एतमाद हो, वो आके एफडीआई को अट्रैक्ट करे सबसे पहले आते के साथ ही, और आने से पहले ही होमवर्क करके रखा हो, ताकि आते के साथ ही अगले चंद हफ्तों में ये काम हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी की बात हो रही है, अब इकोनॉमिक इमरजेंसी की हो गई। एक्सपोर्ट पे भी आप
काम शुरू कर दें ताकि अगले 2-3 साल में एक्सपोर्ट का भी वो भी आपको ओवरसीज पाकिस्तानी को फिर आप अपील करें कि रेमिटेंसेज जो आप भेज रहे हैं, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट था, आपको पता ही था, उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, आप उसको बढ़ाएं, आप देखेंगे ड्रास्टिकली वहाँ पे एकदम पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने होल्ड बैक कर लिया है, वापस ले लिया है, पुल बैक कर लिया है, वो सारा वापस आना शुरू होगा। FDI, रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट पे काम करना शुरू करें, कर्जों को रिशेड्यूल कराएं और पेमेंट्स मौखर करें। ब्राजील को हम फुटबॉल के हिसाब से तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना पढ़ते नहीं है। ब्राजील ने ये काम किया है, उन्होंने कर्जे मौखर कराए थे बाकायदा, उन्होंने पूरी पेमेंट मौखर करा दी कई सालों की। उन्होंने बोला भाई हमारे पास है ही नहीं, क्या करें हम, मतलब क्या करें, मतलब अपनी आवाम को भूखा मार के तो तुम्हें कर्जे की किस्त नहीं दे सकते ना। बात समझे आप, बहुत सारे मुल्कों ने बहुत सारी चीजें की हुई हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। और पूरी तनख्वाहें ले रहे हैं जब इदारे बैठ के, तो वो क्यों नहीं रिसर्च करेंगे इस बात पे। ठीक है, पूरा मौखर करने की बात है, रिशेड्यूल करने की बात है, जो हाई इंटरेस्ट पे करते हैं वो पहले आप अदा करें, ताकि उनसे तो आपकी जान छूटे। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी चीजें आप दोस्त ममालिक से जो है, दोस्त ममालिक से आप जैसे FDI की बात कर रहे हैं वैसे भी ला सकते हैं आप उनसे, और कुछ चीजें, कुछ अमाउंट आप पार्किंग के लिए आप यूज करते आए हैं। ठीक है ना, याद है आपको 3 बिलियन आपने सऊदी अरब से लिया था पार्किंग के लिए, वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए आप पार्क करवाते हैं, सिर्फ पार्क हो जाते हैं पैसे, और जैसे ही आपका एक्सचेंज रेट मुनासिब हो जाता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल लेते हैं, 1-1 बिलियन करके निकाल लेते हैं, देते एक साथ है, निकाल एक साथ। ठीक है, अब मैं आपको और आउट ऑफ बॉक्स बता रहा हूं। अब आप मुझे ये बताएं कि इसी हफ्ते जो चाइना के प्रेसिडेंट थे जी, जब वो गए सऊदी अरेबिया के दौरे पे, तो आपको पता है 5 डेकेड्स बाद इतना जो है वो अहम दौरा हुआ है किसी भी सरबराह का किसी काम के लिए। और ये राइटर्स लिख रहा है कि ये जो विजिट है रियाद का, वो US को जो है वो कंसर्न कर रहा है, और उसको जो है वो फिक्र हो रही है। किस चीज़ की फिक्र हो रही है मैं बताता हूँ। ये दौरा, जो इस पूरे दौरे की जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि चाइनीज़ ने जाके कहा है सऊदी अरब को कि आप जो है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, और सऊदी अरब अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए वैसे तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो जब एक सबसे बड़ा इंपोर्टर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मिलकर बैठे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे ऑयल, क्योंकि 71 में, हम थोड़ा अपने व्यूअर्स को बताते हैं, 71 में कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर निक्सन ने जब ब्रेटन वुड का जो एग्रीमेंट है वो खत्म किया था और कहा था कि भाई हम डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं है और हम इससे जो है वो हाथ उठाते हैं, तो डॉलर नो मैन्स लैंड में चला गया था 3 साल तक, 71 से 73। फिर जाके उस वक्त के जो इविल जीनियस थे हेनरी किसिंजर, वो भाग के किंग फैसल के पास आया, उन्होंने उनको मनाया और अमेरिका से कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे सऊदी अरब को, और आप एक काम इंश्योर कर दें, जो भी आप ऑयल की ट्रेड करेंगे, और बाद में फिर ओपेक को बनवा के भी उसको सपोर्ट करवा दिया था कि जो भी आप ऑयल ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। तो यानी डॉलर की जो परपेचुअल डिमांड है वो हमेशा के लिए मेंटेन करवा ली थी, इंश्योर करा ली थी अमेरिका ने, और वहां से लेके आज के दिन तक उसको पेट्रो डॉलर बोलते हैं, और वो बदमाशी और माइट इज राइट से चल रहा है। डॉलर की जो आप दुनिया में इंपॉर्टेंस देख रहे हैं वो माइट इज राइट पे चल रही है, बदमाशी से चल रही है, पीछे गोल्ड कुछ भी नहीं है। अगर किसी को रिसर्च करनी है इस बात पर रिसर्च करें, अगर किसी को वाकई रिसर्च करनी है इस हफ्ते तो इस बात पर रिसर्च करें, हम आपको रिसर्च का टॉपिक दे रहे हैं। माइट इज राइट पे चल रहा है, बदमाशी से चल रहा है ये। अब कैसे खत्म होगी ये बदमाशी, देखें, उसको चैलेंज किया रशिया और चाइना ने। अब रशिया तो फंस गया अभी यूक्रेन की वॉर में, आपको पता ही है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने दौरा किया, चाइना ने उनको कहा कि एक आप कैसे करते हैं, आप मेरे से, जो मैं सबसे बड़ा इंपोर्टर हूं ऑयल का, सही है, आपका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर तो मैं हूं ऑयल के मामले में, आप एक काम करें, मेरे से युआन में पेमेंट ले लें, मैं डॉलर में पेमेंट नहीं दूंगा। अहमद, जरा मुझे बताइए, ये लोकल करेंसी ट्रेड की बात हम कब से कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, हमने तो उसके ऊपर मुफस्सिल प्रोग्राम भी ये किया है प्रॉपर्ली कि हम लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करें, और उस वक्त की बात है जब इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर होता। यही रेसिपी अगर चाइनीज आज करने लगे तो इसमें कोई मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हो रही, ये बात तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब आप समझिए गेम को, पाकिस्तान में क्यों अमरीकी नवाज इनको मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी दुख रखने वाली, पाकिस्तान का दुख रखने वाली, पाकिस्तान का आवाम दुख रखने वाली लीडरशिप आ गई, तो वो ये जो है ना, ये बदमाशी और माइटी राइट, इससे दूर चली जाएगी बड़ी स्ट्रेटेजिकली। यही चाइना और रशिया के साथ अगर आप चले जाते हैं और उनसे लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर देते, तो फिर ये इनफ्लो आउटफ्लो डॉलर की, ये तो बातें ही खत्म हो जाती, ये डिबेट ही खत्म हो जाती मेरे भाई। डॉलर का रेट, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पहुंच गए थे इस चीज के पास जब उनका रशिया का जब दौरा था।
समझ लें आप बहुत करीब थे। सेकंड लास्ट स्टेप था, जो ऑयल खरीदने जा रहे थे लेकिन डॉलर में ही खरीदने जा रहे थे, सेकंड लास्ट स्टेप था। उसके बाद अगला मंत्र की स्टेप यही है कि अगर मेरे को आपसे ही ट्रेड करनी है तो व्हाई नॉट मैं लोकल करेंसी में ट्रेड कर लूं आपसे। यानी आपको अगर पाकिस्तान से कोई चीज खरीदनी है आप रुपी दो, मैं आपको रुबेल दूंगा, यानी रशियन। तो चाइना ने जाके यही पेशकश की है सऊदी अरेबिया को कि भाई पेट्रो डॉलर को छोड़ें आप, ये हो गया किस्सा पारीना, ठीक है। ऐसा करते हैं, 5 डेकेड्स हो गए इस बात को भी, अब आप ऐसा करें हमसे युआन में पेमेंट ले लें। और सऊदी अरब क्या कर रहे हैं, देखिए सऊदी अरब भी देखें, सऊदी अरब भी ऐसा तो नहीं है, अमेरिका ने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है अंदर तक सऊदी अरब के। आपको क्या लगता है ऐसी तफरीह में सब चल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे ही नियोम शहर बन रहा है और वहाँ क्लब खुल रहे हैं और सिनेमा खुल रहे हैं, मतलब तफरीह चल रही है, मतलब एम ही हो रहा है सब कुछ, सही है। उनका सबसे बड़ा पार्टनर वो किसको बनाने लगे हैं आपको पता है। और वो रेड सी पे जहाँ पे नियोम सिटी बन रहा है वो कहाँ से है, करीब है, कौन सी पोर्ट से करीब है, जरा सा सोचें, जरा रिसर्च करें। इतना आसान नहीं होगा, हम भी ये बोल रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन अगर हो जाती है, देखिए क्या होगा अगर मोहम्मद बिन सलमान ने अगर हाँ कर दी तो क्या होगा, जमाल खशोगी का केस खुल जाएगा उनके खिलाफ। यूएस के जो किंगडम के जो पैसे रखे हुए हैं यूएस ट्रेजरी में वो फ्रीज कर देंगे, जिसको वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे जो 1 ट्रिलियन लिक्विड कैश रखा हुआ है उधर यूएस ट्रेजरी में, वो फ्रीज कर देंगे। यही धमकियां आएंगी ना भाई। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई लॉस किए बगैर वो ऐसी जाने दें। मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट को आप समझिए, उसको जरा नेचर से समझिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड देते ही नहीं है किसी को। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो आप कोई परफॉर्म करेंगे ना, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलती, आप कैसे करेंगे परफॉर्म। अभी देखें ये फुटबॉल की वर्ल्ड कप के बाद अभी मराकश को, मोरक्को को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है तो सेमीफाइनल तक आ गया है इनके प्लेयर्स बेचारे कोई बड़े क्लब में नहीं खेलते। अगर इन्हीं प्लेयर्स को आप बार्सिलोना में, रियल मैड्रिड में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में, युवेंटस में खिलाएं आप रेगुलर, और फिर देखें कैसी टीम बनती है ये अफ्रीकन अरब टीम्स। लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड देते ही नहीं है मेरे भाई, समझें इस बात को, समझने की कोशिश करें। हम हो जाते हैं इमोशन नेशन है, हम असल मसले तक जा ही नहीं रहे। तो अगर ये ट्रांजिशन हो जाती है सऊदी अरेबिया वाली और अगर तो पाकिस्तान के लिए भी एक रे ऑफ होप है। पाकिस्तान को देखो यार, रीजनल ममालिक से तो शुरू कर दो। ईरान से आप नहीं कर सकते लोकल करेंसी। चाइना तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है यार, उससे तो आप युआन शुरू कर दो। तो तैयार भाई इंडिया ऑलरेडी कर चुका है मुआहदे रशिया से लोकल करेंसी में। अरे हम आपको रेसिपी दिए जा रहे हैं, प्लान बताए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों ने इस पे इंप्लीमेंट कर करके वो इस हिसार से निकले जा रहे हैं, डॉलर के हिसार से, डॉलर के शहर से निकले जा रहे हैं। और आपका सारा मसला ये जो आप रो रहे हो ना कि 224 रेट है और 250 में भी कोई नहीं दे रहा डॉलर, ओ भाई ये अगर मैं बोलूं ये डिबेट ही खत्म हो जाएगी तो अगले 6 महीने में ये डिबेट खत्म हो जाएगी, 150 पे आ जाएगा डॉलर, क्योंकि खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी, डिमांड सप्लाई कहीं और चली शायद जाएगी। 150 ज्यादा बोल रहे हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो शायद 150 भी ज्यादा होगा। ठीक है, आप समझ आ रही है ना, बहुत लॉजिकल बात है कि अगर ये हो गया तो 150 भी आपको ज्यादा दिख रही है। आपको तो बोला 100 भी बहुत है भाई, क्या हो गया, ये तो माइट इज राइट से चल रहा है, इसके पीछे गोल्ड वोल्ड तो कुछ है ही नहीं, तो फियाट मनी है, सबको पता है ये बात। ये तो बदमाशी से चल रहा था। और पेट्रो डॉलर सबको पता है पेट्रो डॉलर क्या है। हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे आज पेट्रो डॉलर जाके आप जरा रिसर्च करें है क्या ये पेट्रो डॉलर, तो आपको पता लगेगा ये तो सब माइट इज राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, हमारे यहाँ ये बताते ही नहीं। देखिए कोर्स भी हमारे यहाँ कितनी अंदर तक पेनिट्रेशन हुई हुई है, ट्रीजन देखें आप एजुकेशन सेक्टर तक, कि हमें असल बात बताई नहीं गई ताकि हमारे जो है जहन रोशन हो और हम उससे आगे फिर सोचना शुरू करें। तो ये अगर काम हो जाता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है कि आप लोकल करेंसी ट्रेड पे चले जाएं, तो बहुत हद तक आप पे इंपोर्ट का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर जो फिर 70-80% ममालिक जो फिर डॉलर पे रह जाएंगे, आप उनसे डॉलर पे ट्रेड करें, लेकिन डॉलर अपने लेवल पे तो आएगा। अभी तो डॉलर आपे से बाहर हुआ है। उसकी वजह यह है कि कांस्टेंट डिमांड है उसकी। सिर्फ आपका भी जो सबसे बड़ा बिल है ना वो ऑयल का बिल है अहमद। अगर आप भी सऊदी अरब से आके बात कर लेंगे, यार देखिए बात सुने, मैं आपको रियाल, आप मुझे रुपी, गेम ओवर। सबसे बड़ा आपका बिल है ही ऑयल का। और रशिया से खरीद लें आप, और रशिया तो रेडी है। रशिया से अगर आप जाके बोलेंगे रुबेल रुपी, वो कहेगा बिस्मिल्लाह आ जाए आप। इसीलिए ये रिजीम चेंज को जरा कॉन्टेक्स्ट समझें, रिजीम चेंज का जरा कॉन्टेक्स्ट समझें। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान से कोई इंडिजिनस, मतलब यहाँ की ऑर्गेनिक कोई लीडरशिप उठे जो पाकिस्तान का सोचती हो, जो पाकिस्तानी आवाम को सोचती हो, वो आए और पाकिस्तान के मफादात का की हिफाजत करे। बस वो कोई पपेट बैठा हुआ हो इसकी तरह जो अभी बैठा हुआ है ये शोबाज,
इस तरह कोई पपेट बैठा हुआ हो जो बस उसको तो बेचारे को पढ़ना पढ़ाना नहीं आ रहा, उसको तकरीर करना नहीं आ रही, वो कहाँ स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचने की बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इन पपेट लोगों से? ये तो पपेट्स हैं। माय इन्वेस्टर इज माय मास्टर। हाँ, देखिए। मतलब सीएनएन की जर्नलिस्ट से बोल रहा है कि आप भी अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हमारे लिए मांगे। मतलब ये बंदा, आप इसकी लेवल चेक करें। सीएनएन की जर्नलिस्ट से बोल रहा है इंटरव्यू के दौरान कि आप भी अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए अपील करें। वो भी इसकी शक्ल देख रही कि यार ये कैसा कोई मंगता बंदा है। मतलब मेरा काम वो खबरें ब्रेक करना है, ये हमारे से भी मांगना शुरू कर दिया इसने इनडायरेक्टली। तो ये क्या लेवल है पाकिस्तान की जगह सही हो रही। तो ये बेसिकली सॉल्यूशंस हैं जो हमने आपको बताए। अगर आप इस बात पे चलेंगे तो आप डिफॉल्ट से बच सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैक मेल होते रहेंगे। उसके लिए पहले शर्त ये है कि आपके यहाँ लीडरशिप बदले, और लीडरशिप आपके बदले सिर्फ नहीं, मैं आपको बताया है, ऐसा ना हो फिर हन पार्लियामेंट आ जाए, फिर आपको बेसाखियां चाहिए हो परवेज इलाही की और एमक्यूएम की और इसकी और उसकी और बाप पार्टी की और इधर उधर नहीं। एक दफा इंश्योर करा लें, ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम भी रीट्रेड कर करके हमें भी आदत हो गई इमरान खान साहब की तरह रीट्रेड करने की बार बार। ये करके जाएं ताकि आपको क्लियर मेजोरिटी मिले, उससे बाद आप स्ट्रेटेजिक चेंजेस कर सकें इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक इमरजेंसी। जी। जी सलमान भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते-जाते एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, वो ये कि केयर टेकर सेटअप अगर आता है, इमरान खान साहब अगर जब असेंबलीज़ डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आता है, तो डू यू थिंक कि वो केयर टेकर सेटअप बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है वो इलेक्शंस मुनक्किद करवाने में कामयाब रहेगा, या फिर वहाँ पर भी कोई ना कोई मामलात आगे-पीछे हो सकते हैं? देखिए, जो आपकी न्यू एस्टेब्लिशमेंट है ना, इट इज़ टेकिंग इट्स टाइम ना। मतलब वो अपना वक्त ले रही है, अभी ज़रा समझ रही है कि वो कहते हैं ना उर्दू में, हमारे जो आजकल मुहावरा हो गया कि रायता कहाँ तक फैला है। वो ये देख रही है कि रायता कहाँ सही। तक फैला है, ज़रा उसका जायज़ा ले रही है वो। तो उसको भी 1-2 वीक दें आप, उसको ज़रा बेनिफिट ऑफ द डाउट दें। तो वो लेके और फिर एस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा केयर टेकर के टाइम पे जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है कि उसको इंश्योर करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो जो हम बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सब लोगों के लिए, जो है मुनासिब मौके हों इसमें परफॉर्म करने के लिए। तो इमरान खान साहब को बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड भी रखा जाएगा, उनको ऑन लूप भी रखा जाएगा, और उनको भी बात समझ में आ गई है। और वो भी ये चाह रहे हैं कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उनसे अच्छे रवाबित जो है वो कायम करें, ना कि वो जो पास्ट की जो तलखियाँ थी जो एक बाजवा साहब से हो गई थी वो ना हो, एक नए रवाबित हों। और उनको बिल्कुल बोर्ड ऑन बोर्ड रखा जाएगा। और नई इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना वक्त ले रही है अभी थोड़ा समझने के लिए कि कहाँ तक डैमेज हुआ है और उसको कंट्रोल करना। दोबारा मैंने जैसे आपको पिछले शायद हमने प्रोग्राम में बात की थी, पिछले प्रोग्राम में, कि हमने बोला था कि उनका पहला टास्क ये है कि नई इस्टेब्लिशमेंट का, कि अपनी साख बहाल करना अवाम में, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उनका पे ये रोल है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, इंसाफ कर दें आप। देखें, दुनिया का सबसे आसान तरीका है, आप कुछ ना करें, आप किसी की साइड ना लें, आप इंसाफ कर दें, आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दें सबको, जो जीते उसको हम मान लें, बस खत्म। तो केयर टेकर सही। सेटअप का मामला ये है, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो इस्टेब्लिशमेंट का होता है, कि वो इंश्योर करें कि किसी तरफ जो है वो टिल्ट ना हो जाए टेबल। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं। और इमरान खान साहब को ये 20 दिसंबर की डेट दे दी है, तो इस दफ़ा परवेज इलाही साहब को टेस्ट कर ही लें, बहुत हो गया, क्योंकि बहुत हम वेस्ट कर रहे हैं। और एक एक मैं आपको बताया, एक एक दिन गुजरता जा रहा है, प्रॉब्लम होता जा रहा है, हमारे ऊपर कर्जे जो है वो पहाड़ की तरह खड़े हुए, और हमें उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे देने, कैसे थोड़ा बहुत इदराक है। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की कुछ पूरा जो है ना, जो पाकिस्तान का दर्द रखने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे एक मीटिंग बनती है, चाहे वो वन टू वन हो, चाहे एक ग्रुप बना के करें। जैसे कि देखें, सहाफ़ी तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा दानिश्वर भी इनिशिएट नहीं करता मामला। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा दानिश्वर थोड़ा जी। जो है ना इल्म चोर टाइप का है, इल्म चोर टाइप का है, कि वो खुद भाई, आप एक स्टेप आगे ले लो। पाकिस्तान का अगर दर्द है तो 3 4 5 जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान का दर्द है, हमें भी पता है कौन है वो लोग, वो जाके इमरान खान साहब से मिले, उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी बताएं, इमरजेंसी प्लान क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। अभी से होमवर्क ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आप बोल रहे हो कि अगर रमज़ान से पहले भी, मुझे नज़र नहीं आ रहा रमज़ान से पहले इलेक्शन होता हुआ, रमज़ान के बाद जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो जब तक गया तो 3 4 महीने तो बहुत होते हैं यार। और आपको इकोनॉमिक आदत-ओ-शुमार कहाँ से कहाँ चले जाएँगे। तो अभी से होमवर्क करने की ज़रूरत है, और इसको भी पुश करने की ज़रूरत है। रीट्रेड ज़रूर कराएँ ऑन द वन हैंड, लेकिन एक्शन भी लें। यानी अभी तहलील करें और बस जाएँ, अब आगे बढ़ें, बहुत हो गया। क्योंकि आवाम को हुज्जत तमाम हो गई, सबको सब समझ में आ गया है। मतलब रीट्रेड ठीक है आप कराते रहें एक हैंड पे, लेकिन अब ये कि एक्शन लेने का वक़्त है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई कि आपने तमाम तर चीज़ों के बारे में आगाह किया, और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि हमारे मुल्क
के लिए जो भी बेहतर हो, हर प्रोग्राम में हम यही दुआ करते हैं आखिर में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हक़ में जो भी बेहतर हो वो कर दे, और जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं जिनके हाथ में अल्लाह पाक ने ताकत अता की है, वो सही तरह के फ़ैसले करें ताकि हमारी कौम और हमारे मुल्क जो है वो आगे बढ़े। और ये जो इस वक़्त जो इतने ज़्यादा अंधेरों में घिरी हुई कौम है और हमारा जो मुल्क है, एक अनसर्टेनिटी सी कैफ़ियत है, इस तमाम हिजान की कैफ़ियत से हम निकलें और हमारा मुल्क तरक्की करे और लोगों का जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है वो ख़त्म हो। इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फ़ेसबुक के ऊपर हमारा पेज है facebook.com/तुहफ़ा-तमाशा, उस पे अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। सलमान भाई को फ़ॉलो करने के लिए आप सलमान_सैयद उनकी ट्विटर आईडी है, उस पे आप उनको फ़ॉलो कीजिए। मुझे फ़ॉलो करने के लिए अहमद जलील मेरी ट्विटर आईडी है, वहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और इससे पहले जितनी एपिसोड्स हैं उन तमाम तरह की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल और फ़ेसबुक का जो हमारा पेज है तुहफ़ा-तमाशा का, उसके ऊपर अवेलेबल है। कोई भी सजेशन देना चाहें तो ज़रूर आप दे सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।